आपके पास सबसे कॉमन केसेस क्या आते हैं ओटी से रिलेटेड? सो प्राइमरीली अभी हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बच्चों को जो कॉमनेस्ट कंसर्न होती है, ये बच्चे बात नहीं करते, आइडिया ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। और इसलिए हमने मैंडेटरी किया है, हमारे गवर्नमेंट ने भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी किया है। जैसे एक बहुत फेमस मूवी है तारे ज़मीं पर जी। उसमें कैरेक्टर है ईशान करके, आई थिंक वो भी सेम चीज़ से गुजर रहा था। ईशान को अगर आपने प्री स्कूल में जैसे जूनियर किंडरगार्टन या सीनियर किंडरगार्टन में आइडेंटिफाई किया होता कि ये बच्चे को एट रिस्क हो सकता है ये कंसर्न, जैसे लेटर्स उल्टे लिखना, नंबर्स उल्टे लिखना, वर्ड्स पढ़ने में जो डिफिकल्टी होती है वो अगर आती है, तो ये चैलेंजेस अगर प्री स्कूल में आइडेंटिफाई किए होते तो ईशान को प्राइमरी स्कूल में एकेडमिक्स में सपोर्ट। सो ये जो सुनना, रिएक्ट करना, ये सब सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं। सो ये प्राइमरीली सेंसरी कंसर्न्स ही होते हैं, जिसको हम मेनली कहते हैं हियरिंग लॉस। सो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं उसको तो वो सुनता है बराबर से, लेकिन आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि वो सुन रहा है, मतलब कितना सुन रहा है। एज अ पेरेंट अगर मुझे अपने बच्चे की ग्रोथ चेक करना है तो किस एज के हिसाब से उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स रहने चाहिए, ये किस तरह से मैं चेक कर पाऊंगा? सो आमतौर पे मुंबई शहर में, हम दूसरे जगहों के बारे में बात करने से पहले मुंबई में ही वेलनेस बेबी क्लिनिक्स होते हैं, और ये मैं काफी सालों से पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि वेलनेस बेबी क्लिनिक का मतलब ये होता है कि हेलो, माय नेम इज डॉक्टर नमिता वढ़ावकर and I'm a pediatric occupational therapist and I've been practicing in Mumbai since 20 years. So pediatric occupational therapist basically होते क्या है? हमारा जॉब प्राइमरीली उन बच्चों के साथ काम करना होता है जिन्हें कोई चैलेंज हो, वो चैलेंज या डिफिकल्टी हो सकती है कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से। काफ़ी बार बच्चे जब भी पैदा होते हैं तभी ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से उनके ब्रेन को इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों को डिले भी होता है, और वो डिले जब भी बच्चों में दिखता है तो वो डिले पे काम करना एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का प्राइमरी जॉब होता है। सो मेनली जितना मुझे समझा इंट्रो से कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये काम करता है बच्चों को या जिसको भी प्रॉब्लम है उनको गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। करेक्ट। सो सिर्फ पीडियाट्रिक्स एक एरिया है जिसपे हम काम करते हैं, दूसरे एरियाज होते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, स्पोर्ट्स इंजरीज, कार्डियो रिहैबिलिटेशन, तो बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसपे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं। सो ये जो टर्म है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मतलब किस तरह से डिफाइन करता है अपने खुद के फील्ड को? क्या ये सिर्फ बच्चों में ही होता है, बड़ों में भी होता है? सो ऑक्यूपेशन, ये हमारा जो रोज का काम होता है, वो जो डेफिनेशन ऑक्यूपेशन का है, उसी फाउंडेशन पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये टर्मिनोलॉजी और ये फील्ड ऑफ साइंस आया है, जहां पे हमारा प्राइमरी गोल होता है कि बच्चों को या बड़े लोगों को अपनी एज में जब भी तकलीफ होती है तो हम उन्हें उनके जो फंक्शन जो उनका है एज के हिसाब से, वो फंक्शन इंडिपेंडेंटली अचीव करने में हेल्प करते हैं। सो बर्थ से लेके जब तक आप सीनियर सिटीजन हो तब तक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल अलग अलग एरियाज में होता है। मेरा अभी तक का मानना ये था कि मोस्टली बच्चों में पाया जाता है ये, क्योंकि अवेयरनेस है बच्चों के बारे में, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे फोकस बच्चों में रहा है। इसके लिए ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डाउन सिंड्रोम, ये मेडिकल कंडीशंस जो है इस पे मेजर फोकस और अवेयरनेस काफी बार रहा है हमारे देश में। लेकिन जो जीरियाट्रिक केयर होता है, मतलब जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका जो केयर होता है उसमें अवेयरनेस काफी है, लेकिन कंसिस्टेंटली उस पे काम करने के लिए जो एफर्ट लगता है वो हमेशा जरूरी नहीं कि होगा। सो अवेयरनेस तो जरूरी है, और ये है भी। पिछले 5 से 10 सालों में जो स्पोर्ट्स इंजरीज को अवेयरनेस मिला है, जो रिहैबिलिटेशन को मिला है मेडिकल कंडीशंस में, आमतौर पे अडल्ट्स में, वो सीनियर सिटीजन में इतना इफेक्टिवली इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। और काफी बार अवेयरनेस कम हो जाने की वजह से फैमिलीज को पता ही नहीं होता है कि ये इंटरवेंशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। सो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जाता है ओटी से, तो ये शुरुआत बचपन से ही होता है या किसी पर्टिकुलर एज में आने के बाद भी पेशेंट को हो सकता है? सो ये कोई भी एज में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अडल्ट है जिनको बाथरूम में गिरने के बाद हिप इंजरी हुई है, उसके बाद उन्हें फंक्शन किस तरीके से करना है, तो उसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको हेल्प करेंगे। अगर उनको हाई सीट की जरूरत है, उनको चलने में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस रहे होंगे, या फिर उनको मूवमेंट रेंजेस
अफेक्ट हुए होंगे एवरीडे एक्टिविटीज के लिए। अच्छा, इंजरीज के बाद भी इंजुरीज के बाद भी ये वर्क होता है। और काफी बार ये एक कॉमन कंसेप्ट होता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में डिफरेंस क्या है। हाँ, मेनली क्या ये डिफरेंस है एक इसमें? मेजर चैलेंज होता है। सो फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं, जिनको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, वो फिजिकल फंक्शन पे काम करते हैं, फिजिकल रिलेटेड टू द बॉडी, द मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड सो ऑन। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो काम करते हैं वो फिजिकल जो फंक्शंस है उनका जो रोल होता है एवरीडे एक्टिविटीज में, उस पे काम करते हैं। जैसे अगर एक इंजुरी हुई इंसान को, तो उनको हाथ में इंजुरी हुई है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट उनके शोल्डर स्ट्रेंथ, एल्बो स्ट्रेंथ, उस पे जरूर काम करेंगे। लेकिन खाना खाना होगा वही हाथ से, घर का काम करना होगा, कपड़े फोल्ड करने होंगे, तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करेंगे। सो फिजिकल थेरेपी का फिजिकल एस्पेक्ट में मेजर फोकस होता है, पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी विल फंक्शन और फोकस ऑन द skills needed for the occupation of that individual. So in simple terms, अगर एक हाथ इंजुरी हुई है एक खाना बनाने वाले इंसान को, तो वो किस तरीके से खाना इफेक्टिवली बना सकते हैं? फिजियोथेरेपी उसकी सी वो इंजरी दूर कर सकता है और ओटी उसको सिखाएगा कि किस तरह से वापस से खाना बनाया जा सकता है। करेक्ट। सो फंक्शन जो होता है, एवरीडे फंक्शन, आपके काम से रिलेटेड फंक्शन, ये डेफिनेशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो वो इजी पड़ जाता है। इसलिए काफी बार ओवरलैप भी बहुत दिखता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में। सो अवेयरनेस फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इक्वली होने के बावजूद भी आप नोटिस करेंगे कि काफी बार लोगों को पता नहीं होता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग थिंग्स ऑफ द इंटरवेंशन विच इज गिवन। आपके पास सबसे कॉमन केसेस क्या आते हैं ओटी से रिलेटेड? सो प्राइमरीली अभी हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बच्चों को जो कॉमनेस्ट कंसर्न होती है, ये बच्चे बात नहीं करते। सो स्पीच लैंग्वेज डिले ये कॉमन कंसर्न होती है, और वो इसलिए है क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो प्योर स्पीच लैंग्वेज डिले हो। प्योर स्पीच लैंग्वेज डिले का मतलब ये होता है कि बच्चे को सिर्फ बात करने में, एक्सप्रेस करने में, समझने में डिफिकल्टी है। तो ये कॉमन कंसर्न इसलिए होता है क्योंकि ये विजिबल चैलेंजेस हैं, मतलब आपको दिखते हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे का हैंड राइटिंग अफेक्टेड होगा तो जब तक बच्चा लिखेगा नहीं आप समझ नहीं पाओगे। हैंड राइटिंग भी ओटी में कवर होती है? सो वो भी एरिया एक होती है। सो मेनली हम देखते हैं कि अभी अवेयरनेस होने की वजह से पेरेंट्स समझ रहे हैं कि 1 साल की उम्र का बच्चा है तो उसे कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स का मेजर फोकस होता है। स्कूल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चों को चैलेंजेस हैं, और हम स्कूल्स के जो मैनेजमेंट्स हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्कूल ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल स्कूल में काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बार टीचर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम रेफर करें या ना करें। सो टीचर ट्रेनिंग इज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओटी का, स्पेशली पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, जहां पे हम स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं सो वो आइडेंटिफाई कर पाए कि इन बच्चों को चैलेंजेस हो सकते हैं या नहीं। सो ऑटिज्म, अटेंशन इश्यूज, सो कॉमनेस्ट कंसर्न्स होते हैं। एक तो स्पीच डिले, दूसरा कॉमन कंसर्न होता है बच्चा एक जगह पे बैठता ही नहीं है, तीसरी एक कॉमन कंसर्न जो है कि बिहेवियर इश्यूज हैं। तो ये 3 कॉमन चीजें हमेशा ज्यादातर पे हम देखते हैं प्रैक्टिस में। जैसे एक बहुत फेमस मूवी है तारे ज़मीं पर, जी। उसमें कैरेक्टर है ईशान करके, आई थिंक वो भी सेम चीज से गुजर रहा था। तो अवेयरनेस अपनी जगह पे होता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। सो अभी चैलेंज ये है कि बच्चे आइडेंटिफाई तो हो रहे हैं, लेकिन आप कितना कंसिस्टेंटली इंटरवेंशन दोगे, ये बच्चे के इंटरवेंशन स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। उसका मतलब ये है कि हम अगर कहेंगे कि ईशान को, अगर आपने प्री स्कूल में जैसे जूनियर किंडरगार्टन या सीनियर किंडरगार्टन में आइडेंटिफाई किया होता कि ये बच्चे को एट रिस्क हो सकता है ये कंसर्न्स, जैसे लेटर्स उल्टे लिखना, नंबर्स उल्टे लिखना, वर्ड्स पढ़ने में जो डिफिकल्टी होती है वो अगर आती है, तो ये चैलेंजेस अगर प्री स्कूल में आइडेंटिफाई किए होते तो ईशान को प्राइमरी स्कूल में एकेडमिक्स में सपोर्ट में। पेरेंट्स का ही मानना रहता ना कि नहीं बच्चा तो जानबूझ के कर रहा है, बहुत शरारती है, सुनता ही नहीं है बात, मोबाइल लेके बैठा रहता है। तो ये सब पेरेंट्स को किस तरह से समझाया जाए कि ये बच्चे की जिद नहीं है? सो कॉमनली कैसे होता है कि बच्चों को मेनली आइडिया ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, और इसलिए हमने मैंडेटरी किया है, हमारे गवर्नमेंट ने भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी किया है। जैसे हम मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं जो हमारे सेंटर से होते हैं, जहां पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में एक मेजर फोकस होता है ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग एट अ मच अर्लियर एज। उसका मीनिंग ये है कि हर बच्चे को आप स्क्रीन करोगे। सो एट रिस्क जो होता है ना,
जैसे ये बच्चा एट रिस्क हो सकता है ऑटिज्म के लिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे ऑटिज्म होगा। एट रिस्क का मीनिंग ये होता है कि हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज गुड, जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फोकस ये होना चाहिए कि आप जितना जल्दी स्क्रीन करो उतना ज्यादा अच्छा है। तो काफी पेरेंट्स कहते हैं नहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है मैडम, हमारे घर में तो किसी को भी ये तकलीफ नहीं है। पेरेंट्स मानने के लिए तैयार तो कॉमन रीजंस मैं ये बताती हूँ कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व हुई है इतने सालों में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, जो एक मिथ है, मिथ का मतलब है जो हम सोचते हैं सही है लेकिन असल में सही नहीं होता। लड़के लेट बात करते हैं, ये बहुत इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जब ये डेवलपमेंट होता है बच्चों के ब्रेन का तो उसमें लड़का और लड़की में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और वो इसलिए है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सो अगर लड़का लेट बात कर रहा है तो वो इग्नोर किया जाता है, और वो इग्नोरेंस की वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में इम्पैक्ट होता है। मेरी फैमिली में भी एक ऐसा केस है। बच्चे के पास अगर कुछ चीज़ हम लोग पटक दे, कुछ गिरा दे, तो वो रिएक्ट ही नहीं करता कि जी। कुछ गिर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम? सो कैसा है ना कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं हमारे देश में, तो एक रूल ऑफ जो रूटीन होता है कि आंखों का तपास करना, आई टेस्टिंग एंड ईयर टेस्टिंग, ये कंपलसरी होना चाहिए। स्कूल्स में भी मैंडेटरी है कि हियरिंग और विजन टेस्टिंग कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर आप हियरिंग और विजन मैनेज करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिन्हें सुनाई भी नहीं देता हो और आप कह रहे हैं कि अरे बच्चा आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहा है। हाँ। अगर उसको सुनाई नहीं देगा तो आपकी तरफ देखेगा कैसे? तो जैसे आप कह रहे हैं कि उसको पटकने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा है। सो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं उसको तो वो सुनता है बराबर से, लेकिन आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि वो सुन रहा है? मतलब कितना सुन रहा है, धीरे सुन रहा है या जोर से बात करेंगे तो सुन रहा है? तो वो समझना मुश्किल होता है। काफी बार बच्चों को बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ दिखता भी नहीं है, तो अगर वो दिखेगा नहीं तो वो क्या कॉपी करेगा बोर्ड पर से? तो आप कहते हैं अरे इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर रूट जो कंसर्न है उस पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? सो ये जो सुनना, रिएक्ट करना, ये सब सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं। सो ये प्राइमरीली सेंसरी कंसर्न्स ही होते हैं, जिसको हम मेनली कहते हैं हियरिंग लॉस और डिफिकल्टी विथ हियरिंग और विजन प्रॉब्लम्स। सो हमारे यहाँ पे अभी इंडिया में आज इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं कि आप कभी भी उठ के एक डॉक्टर के पास जा सकते हो। जैसे आप सुबह उठ गए, आपके कान में दर्द हो रहा है, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में जा सकते हो। और हमें ये चीज कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि हमारे देश में ये फैसिलिटीज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब आप तुरंत आज कहोगे कि मुझे डॉक्टर को मिलना है, आप मिल सकते हो। दूसरे देशों में वैसे नहीं होता है। वेटिंग पीरियड फॉर एन MRI, जो MRI टेस्ट होता है मशीन का, उसका 1 साल है। दूसरे देशों में 6 महीने से लेके 1 साल वेटिंग टाइम। पीडियाट्रिक्स में अब अगर आप देखोगे, आपको अगर आपके बच्चे का डेवलपमेंटल असेसमेंट करना है तो आपको 1 साल वेटिंग है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। यहाँ पे हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप 4 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर चूज कर सकते हो। लेकिन पेरेंट्स को किस तरह से समझ में आए कि बच्चे को अभी लेके जाना है, क्योंकि बच्चा तो बोलता नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक पेरेंट का जो गट फीलिंग होता है, गट फीलिंग का मतलब ये है कि मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ तकलीफ है। सो ऐसी सिचुएशन में वो जो डाउट है उसको क्लियर करना जरूरी है। आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास भी, आपका जो बच्चे का जो डॉक्टर है जो छोटे बच्चों के हेल्थ में स्पेशलाइज कर सकते हैं, उनको भी जाके आप मिल सकते हैं, क्योंकि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक मेजर एरिया ऑफ ट्रेनिंग है कि आप पीडियाट्रिशियंस को ट्रेन कीजिए आइडेंटिफाई करने में कि इस बच्चे को चैलेंज हो सकता है। सो उसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। अगर आपको देखना होगा तो आप, आजकल पेरेंट्स तो हर चीज गूगल करते हैं, हाँ। तो वो माइलस्टोन्स भी तो देख सकते हैं कि 1 साल के बच्चे को कौन कौन सी चीजें हैं जो करनी आनी चाहिए। दूसरी एक बात होती है कि एडमिशंस लेना स्कूल में। सो सबसे रियलाइजेशन पहले कब होता है? जब भी स्कूल एडमिशंस होते हैं। सो 2 साल की उम्र में प्ले स्कूल एडमिशंस हुआ करते थे। हाँ। अभी नहीं होंगे क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिले किया है स्कूल एडमिशंस, और वो इसलिए ताकि बच्चों को टाइम मिले उनके खुद के ऊपर डेवलपमेंट फोकस करने के लिए, और पेरेंट्स को भी टाइम मिलेगा। क्योंकि जितना बच्चे शुरुआत में खेलते हैं, सो प्ले जो होता है बच्चों का, आजकल के काफी सारे बच्चे खेलते नहीं हैं। और जो नेचुरल प्ले, मैं प्ले एरियाज की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर टॉयज के साथ जरूरी नहीं है हमेशा प्ले हो। प्ले तो घर के किचन यूटेंसिल्स के साथ भी हो सकता है। पानी में खेलना, रेत के साथ खेलना, हाथ पैर गंदे करना, ये बच्चे करते ही नहीं है। मिट्टी में खेलना ये अलाउड ही नहीं होता है ना,
क्योंकि हाथ गंदे हो जाएंगे, आपको सर्दी खांसी हो जाएगी, तो नेचुरल इम्यूनिटी कभी आती ही नहीं है बच्चों को। सो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं तो मेजर फोकस आजकल पेरेंट्स का ये है कि मतलब उनके क्राइटेरिया ही यही होते हैं कि मेरे बच्चे को बात करने नहीं आ रही है, लेकिन वो ABCD तो बोलता है, नर्सरी राइम्स बोलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके बच्चे को प्यास लगी है तो वो पानी मांग सकता है कि नहीं। सो फंक्शनल कम्युनिकेशन करके कुछ होता है जो फंक्शन के लिए जरूरी है। मतलब मुझे अगर खाना चाहिए तो मुझे बताना आना चाहिए कि मुझे भूख लगी है। ये बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते, और वो एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि काफी बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हम बच्चों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करें। तो पेरेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से घर की सराउंडिंग, पेरेंट का लाइफस्टाइल, ये भी मैटर करता है। बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके घर में थोड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए चीजों की। अभी आजकल के वक्त पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, सो काफी बार बच्चों के ऊपर कंसिस्टेंट ध्यान नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स को दिन में कम से कम आधा घंटा निकालना चाहिए अनडिवाइडेड टाइम। अनडिवाइडेड टाइम का मतलब ये होता है कि मोबाइल फोन, टीवी, आईपैड, ये सब चीजें बाजू में रख के बच्चे के साथ मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करना है। तो समझो बच्चा अपने आपसे खेल भी रहा है तो भी चलेगा, लेकिन आपको देखना है बच्चा किस तरीके से खेल रहा है। सो बच्चा जब भी आपके साथ इंटरेक्ट करता है, सो काफी पेरेंट्स कहते हैं मैडम बच्चा हमारे साथ खेलता ही नहीं है। आपको बच्चे के वर्ल्ड में जाना होगा, उसकी दुनिया में एंटर करना है, वो आपको इनवाइट करना है अपने आप को ही उसके प्ले एनवायरनमेंट में। आप ऐसे नहीं बोल सकते चलो बेटा खेलो, क्योंकि बच्चों को एक साथ बच्चा बन जाए के हिसाब से। पर वो कैसे होता है कि वो नेचुरली आना चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए, नहीं आपको आधे घंटे खेलना ही है। सो इसके लिए काफी बार पेरेंट्स बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटी क्लासेस में डालते हैं। सो एक्टिविटी क्लास ये सोल्यूशन नहीं होता, वो तभी होता है जब भी आपको ऐसी चीज नहीं आ रही है लेकिन बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है। जैसे समझो बच्चे को गाना सीखना बहुत पसंद है, पर आपके पास उतने स्किल्स नहीं है गाने सिखाने के लिए, सो आप एक प्रोफेशनल के साथ भेजेंगे, उसके लिए भी एज होता है। सो 3 या 4 साल के बाद ही ये चीजें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। आइडियल एज इज अबाउट 6 years, क्योंकि काफी सारा ब्रेन डेवलपमेंट वहां तक हुआ है कि बच्चे स्किल्स पिकअप कर सके। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल तो हमारे पास चाइल्ड प्रोडिजीज भी होते हैं, मतलब जो उम्र के हिसाब से अगर 3 या 4 साल के भी बच्चे रहेंगे लेकिन उनका एक्सेप्शनल लेवल ऑफ स्किल होता है, मतलब वो पिकअप कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सो तब तक तो ठीक है, लेकिन कंपलसरी दूसरे बच्चे क्लास में जा रहे हैं इसके लिए हमें भी भेजना चाहिए, वो सही नहीं है। सो आज मेजर फोकस क्या है? पीयर प्रेशर, कि उनका बच्चा ये कर रहा है लेकिन मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। सो सबसे पहला जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स के लिए वो ये होना चाहिए कि आपका बच्चा कैसे इवॉल्व हो रहा है, आपके बच्चे के स्किल्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ चैलेंजेस के लिए नहीं होती है, मतलब जिन बच्चों को कोई कंसर्न्स होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे, जिसको हम न्यूरोटिपिकल बच्चे कहते हैं, उनमें भी तकलीफें हो सकती हैं। जैसे कभी हैंड राइटिंग इश्यूज हुए, कभी ईटिंग इश्यूज हुए, कभी बिहेवियर कंसर्न्स हुए, काफी बार बच्चों को गुस्सा आता है और वो बियॉन्ड एक पॉइंट होता है। लेकिन जब भी आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि 1 या 2 बार चीजें होगी उसके लिए आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हो। वो कंसर्न 1 महीने या 2 महीने के ऊपर होगी तो ही आपको एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। तो हर एक इंसान को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत नहीं होती है, वो भी हमें समझना चाहिए। सी दिस इज नॉट अ गोल्डन रूल कि आपको जाना ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कभी जाना चाहिए। एज अ पेरेंट अगर मुझे अपने बच्चे की ग्रोथ चेक करना है तो किस एज के हिसाब से उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स रहने चाहिए, ये किस तरह से मैं चेक कर पाऊंगा? सो आमतौर पे मुंबई शहर में, हम दूसरे जगहों के बारे में बात करने से पहले मुंबई में ही वेलनेस बेबी क्लिनिक्स होते हैं, और ये मैं काफी सालों से पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि वेलनेस बेबी क्लिनिक का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, सो फ्रॉम बर्थ एवरी 3 months उनका डेवलपमेंट ट्रैक हो सकता है। तो आप आपके पीडियाट्रिशियन के पास भी जाके ये कह सकते हो। अभी प्रॉब्लम ये होती है कि काफी पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमें तो पता ही नहीं था। पता होने का सिर्फ सवाल नहीं है, आपको आपके आजू बाजू के यहाँ पे स्कूल्स भी कौन से होते हैं वो काफी बार पता नहीं होते, लेकिन आप रिसर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके बच्चे को बेस्ट स्कूल में डालना है। पॉइंट बेस्ट स्कूल नहीं होता है, पॉइंट ये होता है कि ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे के लिए बेटर होगा। वैसे ही तरीके से आप अपने पीडियाट्रिशियन को जाके पूछ सकते हैं कि हमें माइलस्टोन्स चेक करने हैं। तो 3 months बर्थ से लेके 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, ये हर 3 महीने में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चेक किए जाते हैं। सो वो माइलस्टोन्स चेक का एडवांटेज ये होता है कि आपको 1 साल तक पता है कि वो माइलस्टोन्स किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। 1 साल के बाद आप पीडियाट्रिशियन को भी पूछ सकते हैं या आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। मतलब आप जाके
इवैल्यूएशन कर सकते हैं, 1 साल के पहले भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सो आपके पास अगर पीडियाट्रिशियन अवेलेबल होगा टेक करने के लिए तो आप उनके पास भी करवा सकते हैं, या आप एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी ये इवैल्यूएशन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि वो इवैल्यूएशन हो जाने के बाद हमें आइडिया आता है कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो, कि अगर जरूरी है, हाँ वो तो कंपलसरी होना चाहिए आइडियली। सो ये वेलनेस बेबीज तो कंपलसरी होते ही हैं बीएमसी हॉस्पिटल्स में, पर काफी और पेरेंट्स करते भी हैं। तो हमने ये देखा है कि जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेट एरियाज हैं हमारे शहर में, उसमें काफी अलग अलग चेंजेस है। सो जरूरी नहीं है कि आप लोअर सोशियो इकोनॉमिक एरिया से होंगे, फाइनेंशियल स्टेटस से तो आपको पता नहीं होगा, या आप अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है तो आपको पता होगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर आइडिया नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई करना है या जाके पूछना है कि ये किस तरीके से चैलेंज हो रहा है। 6 महीने तक तो आपको पता है कि बच्चा बैठता है, अगर 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सीलिंग एज। सीलिंग एज का मतलब ये है कि ये एज के बाद अगर बच्चा नहीं कर रहा है, सो इट इज अ कंसर्न। 9 महीने तक अगर बच्चा नहीं बैठ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ तकलीफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो माइलस्टोन्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, आप जाके माइलस्टोन्स चेक करेंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है।